आज हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको संक्षिप्त में ही सब कुछ बता दूंगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आप बस मेरे साथ चलते रहिए। देखिए पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण का मतलब होता है परि आवरण, यानी आसपास का जो आवरण है। आप जो चारों बैठे हुए हैं, आपके चारों तरफ जो आवरण है जी, वही ना पर्यावरण है। तो देखिए मान लिए ये पृथ्वी है, इधर पानी वानी है, सब है, तो पर्यावरण है। यानी पर्यावरण में दो चीज़ होता है। एगो होता है जैविक, यानी जेकरा में जीवन होता है, ठीक है। एक होता है अजैविक, जो मरा हुआ होता है, निर्जीव होता है। जैसे वायु, पानी, मिट्टी, ये क्या है, निर्जीव है। और जीवन क्या है, तो हमारे आप में है, जीव जंतु में, पेड़ पौधा में जीवन है। तो पर्यावरण दो घटक से बना है, एक है जैविक और एक है अजैविक घटक, ठीक है। ये आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। आप देखिए पर्यावरण में जैविक अजैविक घटक के अलावे कुछ अवांछनीय तत्व पाए जाते हैं जो कि प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। प्रदूषण कई प्रकार के हो सकते हैं। मान लिए जैसे आप वायु से ऑक्सीजन ले रहे हैं और नाइट्रोजन है, सारा चीज़ है पर्यावरण में एक बैलेंस में है, और वो गड़बड़ा गया तो क्या होगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो वायु प्रदूषण होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगा, सल्फर फैल जाएगा, तरह तरह का बीमारी होगा। तो वायु प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए एक्ट 1981 में आया। इसको रट जाइएगा एकदम। वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक्ट 1981 में आया। फिर इसी तरह से जल में मान लीजिए कुछ गड़बड़ चीज़ मिल गया तो जल में प्रदूषण हो जाएगा, उसके लिए 1974 में एक्ट आया। जल के लिए 1974 में एक्ट आया। फिर मिट्टी जो है जिसमें आप खेती बाड़ी करते हैं, उसमें NPK का रेशियो होता है। NPK का रेशियो जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस का जो रेशियो होता है, तो वो 4:1 के रेशियो में होता है। तो अगर ये गड़बड़ाया तो फिर मिट्टी में भी हो जाएगा प्रदूषण, तो इसको मिट्टी का प्रदूषण कहेंगे। NPK का रेशियो क्या याद रखना है, 4:1 का रेशियो। अब भारत सरकार ने विश्व मृदा दिवस पूरा दुनिया मनाता है 5 दिसंबर को। भारत सरकार ने मिट्टी के इस समस्या को दूर करने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया। स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका थीम था। राजस्थान से शुरू किया गया, श्री गंगानगर जिला से। राजस्थान के श्री गंगानगर जिला से ये शुरू किया गया, इसको आप याद रखेंगे। और कब शुरू किया गया, तो देख रहे हैं 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया। आगे चलते हैं। आप देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये पर्यावरण है। अब यहाँ पर ये जो है ये स्थल मंडल है। मैं इसको गोल करता हूँ, ये स्थल मंडल है पूरा, ठीक है। ये स्थल मंडल है। ये जो दिखाया गया है ये क्या है, वायुमंडल है। ये जो क्या है, जल मंडल है। और ये तीनों जो मिल रहा है जहाँ पे, ठीक है, ये तीनों जहाँ पे मिल रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये तीनों जहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यही जो है इसी पे क्या करते हैं, यही जैविक समुदाय यहीं पे रहता है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, और ये तीनों जहाँ पे मिलेगा उसी को जैव मंडल कहते हैं। यहाँ पे जैविक समुदाय। तो जैव मंडल क्या हो गया, वह कॉमन क्षेत्र जहाँ स्थल, जल तथा वायुमंडल हो, साथ में जैविक समुदाय रहे, यही जैविक मंडल कहलाता है। समझ गए आप आसानी से। अब देखिए ये जैव मंडल है, ठीक है, ये बायोम है, और ये पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है ये, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र जो हम पढ़े हैं, इकोसिस्टम, उससे छोटा रूप होता है बायोम। ये जैव मंडल और इकोसिस्टम दोनों के बीच में बायोम आता है, ठीक है। तो सबसे छोटा सा रूप, सबसे सूक्ष्मतम रूप क्या होता है, जैव मंडल का सबसे छोटा रूप क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र होगा। तो वह इकाई जहाँ जीव और पर्यावरण अंतःक्रिया करते हैं, मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। जीव और पर्यावरण जहाँ अंतःक्रिया करते हैं उसी को अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। उसी का अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। देखिए तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल किए थे। कौन किए थे इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, अर्नेस्ट हैकल। इकोसिस्टम का प्रयोग टेंसले किए थे। कौन किए थे इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग, तो टेंसले किए थे। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टेंसले किए थे, याद रखिएगा इसको। अब देखिए मान लिए कि यहाँ पे घास का मैदान है, ठीक है, और यहाँ पे तालाब है। तो इधर पानी है, इधर घास है। दोनों जहाँ पे मिलेगा इसको इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, याद रखिए। अब वेटलैंड भूमि जानते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, वेटलैंड दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था, ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था, वेटलैंड सम्मेलन। तो वेटलैंड दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। तो वहाँ घास देखते, कीचड़ उचड़ रहता है, पानी वानी रहता है, ऐसा जहाँ मीथेन उथेन बनते रहता है, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं।
लेकिन यहाँ पर घास है और यहाँ पे तालाब है, दोनों में जो है घास भी है और घास भी है या पानियों है, वो दोनों को हम लोग इकोटोन कहेंगे। जहाँ पे दोनों मर्ज करेगा उसको इकोटोन कहेंगे। अब देखिए, ये जो सूरज भगवान है ये यहाँ से क्या करते हैं, अपना रोशनी देते हैं। ये रोशनी ले लेते हैं पेड़ भगवान, पेड़ जी ले लेते हैं, देख रहे हैं पौधा है, और ये पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और खुदे से मेहनती है बेचारा, अपन भोजन बनाता है, इसलिए स्वपोषी है। ये किसी पर डिपेंड नहीं, अपना भोजन खुद बनाता है, यानी ये प्रोड्यूसर है, स्वपोषी है, उत्पादक है। ई पेड़ के पत्ता सब खा जाता है हिरन। हिरन खा करके, हिरन खाता है पेड़ का पत्ता। हिरन को कहियो देखे हैं मटन मीट खाते हुए, नहीं ना, तो पेड़ का पत्ता खाता है, शाकाहारी है वो। हिरन शाकाहारी है और प्राथमिक उपभोक्ता इसको कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ का पत्ता खाया, पहला खाने वाला यही है ना, तो प्राथमिक उपभोक्ता है। और हिरन जब पेड़ के पत्ता खा के घूम रहा है तो शेर देख लिया, कहा दोस्त तो हम तुमको खा जाएंगे। हिरन को शेर खा गया, ठीक है, हिरन को शेर खा गया तो शेर मांसाहारी हो गया, क्योंकि जानवर को खा रहा है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। और हम लोग तो जन्मे करते हैं, पेड़ से सब्जियों खा जाते हैं, फलों खा जाते हैं और मटन भी खाते हैं, तो हम लोग क्या हैं, सर्वाहारी हैं, सर्वाहारी। और इस सब के बावजूद एक जो होता है पृथ्वी का सफाई कर्मी कहते हैं, किसको, पृथ्वी का सफाई कर्मी अपघटक को कहते हैं। कोई जानवर वगैरह मर जाता होगा तो देखते होंगे, जो अपघटक क्या करता है, उसको मिट्टी में कंपोज कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, यानी मृतोपजीवी। चील, गिद्ध, दीमक, जीवाणु, ये सब क्या करता है, वही काम करता है ना, तो ये क्या हो गया, अपघटक का काम करता है, समझ गए। अब देखिए कि सूर्य से जो ऊर्जा जो है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है, वो ऊर्जा मान लीजिए 100 कैलोरी निकला, तो उत्पादक को मिला, पौधा को मिला। तब जो पौधा जो है वो उस 100 कैलोरी ऊर्जा में, ठीक है, 90 कैलोरी खुद देखा गया, 90 कैलोरी खा के और 10 कैलोरी ऊर्जा को छोड़ दिया, किसको, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने के लिए। ये 10 कैलोरी दिए हैं, 10 कैलोरी तुम खाओ, ऐसे ज़्यादा न देंगे। इसको 10% का सिद्धांत बोलते हैं, 10% का सिद्धांत बोलते थे, लिंडमान महोदय दिए हैं। कौन दिए हैं, लिंडमान महोदय। तो मान लीजिए 10 दिया, जो उत्पादक जो पौधा है, इससे 100 कैलोरी ऊर्जा ले लिया सूर्य से और 10 कैलोरी दिया, 90 को अपने खा गया, तो ये 10 को जो मिला, इसमें से भी जो है 9 को खुद प्राथमिक उपभोक्ता खा लेगा और अगला जो सेकेंडरी होकर 1 को ट्रांसफ़र करेगा, 10% हुआ, समझ रहे हैं। तो इसी को ऊर्जा का जो एक दिशीय प्रवाह होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 10% का सिद्धांत या लिंडमान का सिद्धांत कहते हैं, समझ गए। अब हम देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड, ये इनका विचार जॉन एल्टन दिए थे। एल्टन बड़ा परीक्षा में पूछता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है, टेढ़ा बनता है, बड़ी परीक्षा में पूछता है। आइए ना इसको धो देते हैं। ये इकोसिस्टम है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है और ये कृत्रिम है। प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, सौर उपभोक्ता का चक्कर नहीं, ये पिरामिड का चक्कर है। हम लोग देखते हैं जो अस्थाई जो तंत्र बचा हुआ है ना, तो धरती पे फॉरेस्ट है, जंगल, वहाँ स्थायी तंत्र है, बड़ा सा तंत्र है, पेड़ पौधा, जानवर तानवर सब भरवन है। अब पानी में महासागर जो है सबसे अस्थायी तंत्र है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थायी तंत्र, परीक्षा में पूछता है खूब ये सवाल, विश्व का सबसे बड़ा स्थायी तंत्र पूछे तो क्या कहिएगा, महासागर है। और कृत्रिम कहेगा अस्थायी तंत्र, कृत्रिम इकोसिस्टम, अस्थायी तंत्र यानी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम, सबसे शांत इकोसिस्टम कौन है, तो महासागर है। अब पृथ्वी पर कहेगा तो वन है। और कृत्रिम जो हम लोगों का बनाया हुआ है, बगीचा, गार्डन, खेत, प्रयोगशाला, ये हम लोगों का प्राइवेट जो है, यानी कृत्रिम इकोसिस्टम ये कहलाता है, कृत्रिम इकोसिस्टम, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड हम लोग थोड़ा समझते हैं, ऊर्जा का पिरामिड एग्जाम में खूब आता है, ठीक है। तो मान लीजिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। इसको आपको मैं समझा भी देता हूँ, लोग रट जाते हैं परीक्षा में नंबर लेने के लिए, ताकि समझते हैं पहले हम लोग। ये मान लीजिए उत्पादक है, देखे थे ना, तो उत्पादक के 100 कैलोरी ऊर्जा था। प्राथमिक उपभोक्ता को कितना देता था, 10 कैलोरी देता था, 90 को अपने खा जाता था। फिर द्वितीय उपभोक्ता को 1 को मिलता था, 9 को रख लेता था, 10% देता था, 10 का 10% तो 1 ना हुआ, दे देता था। और तृतीय को फिर क्या मिलता था, 1 का 10% तो 0.1%। तो ये जो पिरामिड बन रहा है, ये जो पिरामिड बन रहा है, जो ऊर्जा जो ट्रांसफ़र है, ऊर्जा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ऊर्जा, इसका पिरामिड सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है। अब देखिए फिर तो ऊर्जा पिरामिड हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन पिरामिड पढ़ रहे हैं, ऊर्जा पिरामिड। पूछता है परीक्षा में, ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, कहिएगा सदैव सीधा बनता है, ठीक है। फिर हम
देख रहे हैं संख्या पिरामिड, संख्या का पिरामिड, स्थल पे हम बात कर रहे हैं, संख्या का पिरामिड, ये सब स्थल पे बात हो रहा है, स्थल पे, यो स्थल, संख्या पिरामिड। तो देखिए मान लीजिए 10,000 पेड़ होगा, 10,000 पेड़ का पत्ती खाने के लिए 10,000 हिरन थोड़ी होगा वन में जी, 100 हिरन होगा, मान लीजिए 1,000 हिरन होगा, 1,000 हिरन को खाने के लिए 100 को मान लीजिए शेर होगा, ठीक है, और उस शेर को अंत में ख़त्म मर उड़ जाएगा तो उसको गिद्ध 10 गो होगा, गिद्ध आजकल वैसे मिलता नहीं है। तो ये भी जो देख रहे हैं, ये भी पिरामिड जो इसे बन रहा है, ये भी सीधा बन रहा है। तो याद रखिए, स्थल पे चाहे वो ऊर्जा का पिरामिड हो, स्थल पे चाहे वो ऊर्जा का पिरामिड हो, चाहे वो पिरामिड हो, संख्या का पिरामिड हो, दोनों का दोनों सीधा, सदैव सीधा, सदैव सीधा, सदैव सीधा। स्थल पे चाहे ऊर्जा का पिरामिड चाहे संख्या का पिरामिड, दोनों क्या होगा, सदैव सीधा होगा। अब हम चलते हैं पानी में, देखते हैं। तो पानी में देखिए, पानी में मान लिए चलेंगे तो सबसे नीचा में पानी के क्या होगा, सबसे नीचा में शैवाल होगा। शैवाल का कितना वजन रहता है, तन को रहता है 10 ग्राम होगा वजन, मान लीजिए जो शैवाल होगा, कुछ शैवाल लेंगे 10-20 गो पीस तो 10 ग्राम वजन होगा। उससे ऊपर छोटका मछली सब होगा, बउआ मछली सब, 1 किलो मछली ले लेंगे, बढ़ रहा है देख रहे हैं। फिर ऊपर बड़ा मछली होगा, वो 10 केजी होगा मान लीजिए, और ऊपर जाएगा तो व्हेल शार्क मछली होगा, मान लीजिए 100 केजी होगा। तो ये जो पिरामिड बन रहा है पानी के अंदर में, वो उल्टा बन रहा है। तो याद रखिए, पानी के अंदर में जो जैव भार का पिरामिड बनता है, तालाब के अंदर में, बड़ा पूछता है परीक्षा में, ये तालाब के अंदर में जैव भार का पिरामिड क्या बनता है, तो तालाब के अंदर में जैव भार का पिरामिड हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। फिर अगर कहें ये तो जैव भार का पिरामिड है। संख्या पिरामिड की बात करें तो देखिए, शार्क मान लीजिए 10 गो होगा, सबसे ऊपर 50 गो बड़ी मछली होगा, उससे नीचे छोटी मछली 500 होगा, उससे नीचे शैवाल 5000 होगा, ठीक है। तो ये जो बना, ये जो संख्या पिरामिड है, संख्या पिरामिड क्या बनता है, सीधा बनता है। तो आप एक चीज़ तो कर सकते हैं ना, समझ भी लिए बढ़िया से, अगर समझने में सक्षम नहीं है तो रट जाइए ना कि पानी के अंदर में, अगर आपको पूछे पानी के अंदर में, तालाब के अंदर में जैव भार का पिरामिड, तो क्या कहिएगा, वो खाली उल्टा, उसके अलावा सबे मार देना है सुल्टा। पानी के अंदर में जैव भार का पिरामिड उल्टा और सबे मार देना है सुल्टा, काम खत्म। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, संस्था आंदोलन। देखिए चिपको आंदोलन हुआ था, तो चिपको आंदोलन आप लोग सुंदरलाल बहुगुणा सुनते हैं, बोलते हैं चट से, लेकिन कुछ और भी कहानी है जीवन में, जीवन का दुख बहुत बड़ा, इतना जल्दी ख़त्म होता नहीं है। तो जोधपुर में जो है ना, एक जगह था, जोधपुर में एक पेड़ था, खेजरली का पेड़ था। उस पेड़ को लेकर के अजीत सिंह जो राजा थे, 1730 की बात है, उस समय अमृता देवी बिश्नोई ने आंदोलन किया था, जो पेड़ को नहीं कटने देंगे। लेकिन 20वीं सदी में वही चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली में जिला में 1973 में शुरू हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा प्लस चंडी प्रसाद ने इस आंदोलन को चलाया, ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। टिहरी बांध आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, भागीरथी भिलंगना नदी पे जो टिहरी बांध है उसका जनक, उस आंदोलन का जनक भी इन लोगों को कहा जाता है। तो याद रखिए, चिपको आंदोलन समझ गए। जोधपुर के खेजरली के पेड़ काटने के चलते अजीत सिंह राजा थे, अमृता देवी बिश्नोई शुरू की थी। 20वीं सदी में उसका रूप 1973 में देखने को मिलता है, चमोली जिले में, कहाँ पे, उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद, ठीक है। और टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी ये लोग थे। तो जैसे वो जो आंदोलन अभी आप पढ़े हैं, कौन आंदोलन पढ़े हैं, देखिए चिपको आंदोलन, ठीक है, उसी तरह से दक्षिण भारत में आंदोलन चला, जिसको बोले एपीको आंदोलन, यानी चिपको आंदोलन के जैसा ही दक्षिण भारत में आंदोलन, उसको क्या कहेंगे, एपीको आंदोलन। एक कर्नाटक में चला था 1983 में। इसके प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े थे, पांडुरंग हेगड़े। फिर जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिस पे सरदार सरोवर नर्मदा बांध बना है, 1989 में चला था, मेघा पाटेकर जनक थी। फिर है साइलेंट वैली आंदोलन, कहाँ चला था, केरल में, साइलेंट वैली आंदोलन केरल में चला था, समझ गए। अब चलते हम लोग कुछ संस्थान देखते हैं जो पर्यावरण के लिए काम करता है। फर्स्ट हम देखते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पद पूछा जाता है परीक्षा में। ये बना कब, 5 जून 1972 को बना UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसलिए पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं 5 जून को, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। कहाँ हेडक्वार्टर है, नैरोबी केन्या में, याद रखिएगा। UNEP के बाद हम दूसरा संस्थान देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा संस्थान हम देखते हैं जो है विश्व वन्य जीव कोष है, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ये 1961 में बना। विश्व वन्य जीव फंड कब बना, 1961 में। WWF
ठीक है। इसका हेड क्वार्टर है ग्लाड स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ हेड क्वार्टर है? ग्लाड स्विट्ज़रलैंड में। और इसका मतलब जो लोगो है वो है ज्वाइंट पांडा। फिर हम बात करते हैं एक संस्था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में बना। इसका भी मुख्यालय ग्लाड स्विट्ज़रलैंड में है और रेड डाटा बुक ये जारी करता है। IUCN क्या जारी करता है? रेड डाटा बुक। सब याद रखिएगा, काफ़ी VVI सब रट्टल होना चाहिए। IPCC, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, स्थापित 1988 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये सारा आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं एक संस्था UNFCCC। तो UNFCCC क्या है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए संस्था बना। इसका स्थापना 1994 में हुआ, ठीक है, बॉन जर्मनी में। और इसी के कारण, ठीक है, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, कॉप। इसमें इसके जो लोग हैं वो कॉप से जुड़े हुए हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से। जर्मनी में इसका स्थापना हुआ तो पहला कॉप का बैठक जर्मनी के बर्लिन में हुआ 1995 में। फिर कॉप 8 हुआ 2002 में दिल्ली में पहली बार। फिर कॉप 27 आप जानते हैं 2022 में हुआ, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। कॉप 28 2023 में दुबई में हुआ है। कॉप 28 कहाँ हुआ है? 2023 में दुबई के UAE में हुआ है, 28। और कॉप 29 होगा कहाँ पे? तो कॉप 29 होगा बाकू अजरबैजान में। कॉप 29 कहाँ होगा? 2024 में। तो कहाँ होगा? बाकू अजरबैजान में होगा। एक संस्था है ग्रीन पीस, 1971 में बना, उसका हेड क्वार्टर है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, प्रमुख सम्मेलन। तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। कब हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो प्रमुख सम्मेलन में बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। आप जानते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है पर्यावरण के दिशा में ये सम्मेलन हुआ 1972 में हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। तो उसका जो लक्ष्य था स्टॉकहोम सम्मेलन का क्या था? सतत विकास, धारणीय विकास और टिकाऊ भविष्य। सतत विकास, धारणीय विकास, टिकाऊ भविष्य इसे है। और जानते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। याद रखिए, जैसे ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया, अमेरिका में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहा गया, इसी तरह से स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण के दिशा में मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी का कारण है कि UNEP पढ़े थे ना, UNEP का स्थापना हुआ था 1972 में 5 जून को, थोड़ा देर पहले मैं बताया हूँ। तो UNEP का स्थापना इसी का देन है हुआ, ठीक है। और 5 जून को अब कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो 5 जून 1972 को UNEP का स्थापना इसी का देन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 2023 में कोट डी आइवर, ठीक है, में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। इसका थीम था सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 72 में, तो दुनिया के देश जो कचरा फैला रहे थे उद्योग लगा के, फैक्ट्री लगा करके, पहला बार लोगों के दिमाग में आया कि कुछ दुनिया के लिए किया जाए, पर्यावरण को गंदगी से बचाया जाए। और ये जो नेता लोग थे, ये जो बड़े बड़े देश के नेतागण थे, सब जा करके पहली बार मिले थे स्टॉकहोम स्वीडन में, और पर्यावरण की दिशा में थोड़ा मोड़ा बातचीत करना ये लोग पसंद किए थे। सतत विकास, धारणीय विकास, टिकाऊ भविष्य इसका नारा था, ठीक है। भारत की इंदिरा गांधी जी उस समय PM थी, वो गई थी, और वहाँ से आने के बाद उनको भी मन किया जो कुछ करते। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण एक्ट ला दिया 1972, अब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कर दिया 1973। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए ब्रटलैंड कमीशन है। क्या है? ब्रटलैंड कमीशन। तो ये कब बना? तो सतत विकास की व्यापक परिभाषा इसमें दिया गया है। ब्रटलैंड कमीशन में सतत विकास का व्यापक परिभाषा दिया गया है। और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का अनुकूल उपयोग करना इसका काम है, और पर्यावरण को ध्यान में रखना है। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल को पूरा करना है। 2015 से 30 में ये गोल पूरा होना चाहिए, जिसमें पहला ही गोल है गरीबी उन्मूलन, नो पॉवर्टी, ठीक है। अब 1987 एक महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। 1987 में जो है ना, मॉन्ट्रियल कनाडा में ये हुआ था, जिसको बोलते हैं 1987 में
क्या बोलते हैं इसको, मॉनिट्रियल सम्मेलन बोलते हैं, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो 1987 में हुआ था कनाडा में 16 सितंबर को, इसलिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। अच्छा, ओजोन परत में छेद हो गया, ओजोन परत में छेद हो गया, क्यों हो गया इसका पता फोरमैन लगाए थे, फोरमैन महोदय लगाए थे। उन्होंने कहा कि शीतलक के रूप में जो फ्रिज में आप लोग CFC प्रयोग करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका कारण है। आप जिस रूम में सोते हैं उसमें फ्रिज वगैरह नहीं लगाइए, बहुत डेंजर है। ठीक है, तो कहाँ ओजोन है आइए देखते हैं। जैसे आप जो पृथ्वी पर रह रहे हैं तो पृथ्वी के सबसे ऊपर आप जाइएगा क्षोभ मंडल मिलेगा, उसके ऊपर आपको समताप मंडल मिलेगा, उसके ऊपर मध्य मंडल मिलेगा, उसके ऊपर आयन मंडल मिलेगा, और सबसे ऊपर जानते हैं बहिर्मंडल है। तो जितना भी मौसम संबंधी घटना होता है ना, वो सारा घटना होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल में आप वायुयान उड़ाते हैं, जो भी प्लेन उड़ाते हैं समताप मंडल में उड़ाते हैं। ऐसी समताप मंडल में क्या है, ओजोन का परत पाया जाता है। ओजोन का परत जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देता है, ओजोन को O3 कहते हैं। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोक देता है। अगर वो परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर आएगा तो स्किन कैंसर का बीमारी होगा। तो इसीलिए ओजोन परत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। बड़ा पूछता है परीक्षा में, समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। और ये दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा था कि ओजोन अणु का भार कितना होता है। ठीक है, तो वो होता है 8, ऑक्सीजन होता है O, उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, भार होता है 16, 16 गुना 3 48 हो गया। तो यही देखिए पूछ दिया था, कोई बात है, बना दीजिएगा, आप लोग शेर हैं। ऑक्सीजन का पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 16 गुने 2 32। ओजोन परत की सांद्रता कैसे मापते हैं, डॉप्सन से मापते हैं। 2016 में किगाली समझौता हुआ था, किगाली रवांडा की राजधानी है, वहाँ मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के कमी को दूर करने के लिए 2016 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, किगाली सम्मेलन हुआ था, किगाली सम्मेलन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। फिर हम बात करते हैं 1972 में। आपको पता है क्या हुआ था, याद है ना, 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में। उसके 20 वर्ष बाद दुनिया ने कितना इंतज़ार किया, 20 वर्ष इंतज़ार किया। और 1992 में फिर लोग मिले, मतलब एक बार झूठों को मिल लिए 72 में, 20 वर्ष तक तमाशा किए। 20 वर्ष बाद फिर कहे चलिए ना देखते हैं पर्यावरण क्या हुआ। सब अपना हित में लगा हुआ था, खूब उद्योग फैक्ट्री लगा रहा था, ये सब काम कर देता तो सब बंद हो जाता। खूब पैसा कमाया, फिर 20 वर्ष बाद ये लोग का नींद टूटा कि देखते हैं क्या हो रहा है दुनिया में। तो लोग कहा कि चलिए फिर हम लोग रियो डेंजियो यानी ब्राज़ील में जुड़ते हैं, और पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया इसको। फर्स्ट अर्थ समिट 1992, क्या था, फर्स्ट अर्थ समिट 1992, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में दुनिया का देश मिला, और पहला पृथ्वी सम्मेलन इसको बोलता है कि फर्स्ट अर्थ समिट। तो क्या कहिएगा 1992 में। तो रियो अगर आपको बोले ना, रियो का मतलब रियो डी जेनेरियो, रियो का मतलब रियो डी जेनेरियो, तो रियो का मतलब रियो डी जेनेरियो, यानी आपके दिमाग में आएगा 1900 कितना आएगा बताइए, 1992 आएगा। अब जब रियो 5 मैं बोलूँ, रियो 5, तो समझ जाएगी 1997 का बात बोल रहा हूँ। तो रियो 5 हुआ था, अमेरिका में हुआ था। रियो 10 बोलूँ तो यानी 1992 में 10 वर्ष जोड़ दीजिए, 2002 हो जाएगा, तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, रियो 20 बोलूँ तो फिर रियो 20 यहीं पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो। याद रखना, रियो 5 बोलूँ तो अमेरिका में, रियो 10 बोलूँ तो साउथ अफ्रीका में, रियो 20 बोलूँ फिर यहीं पे रियो डी जेनेरियो में। समझ गए आप लोग अच्छे से। अब जो है 1994 में UNFCCC का स्थापना हुआ क्लाइमेट चेंज के लिए। हेडक्वार्टर 1 जर्मनी में है, जलवायु परिवर्तन, और सदस्य देशों द्वारा प्रतिवर्ष मीटिंग होगा। कॉप इसको बोलते हैं मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहला कॉप हुआ 1995 में बर्लिन जर्मनी में। 1997 में कॉप 3 हुआ क्योटो जापान में। और अभी आप पढ़े हैं कि अगला कॉप कहाँ होगा, मैंने पिछला तुरंत बताया है, उसको रिवीजन करते रहिए अच्छे से। देखिए मौसम जो है अगर बार बार बदले उसको मौसम कहते हैं। मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, और नहीं बदले उसको जलवायु कहते हैं, जो लंबा समय तक रहे। ठीक है, तो पृथ्वी पर लगातार तापमान बढ़ने का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके लिए ग्रीन हाउस गैस जो है जिम्मेदार होता है। और ग्लोबल वार्मिंग शब्द कौन दिए थे, बेल ब्रेकर दिए थे। कौन दिए थे ग्लोबल वार्मिंग शब्द, बेल ब्रेकर। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है क्या सब जो है, पार्थिव विकिरण, जैसे पार्थिव विकिरण रात में क्या होता है, जो पृथ्वी पर जो विकिरण आ जाता है वो जब ऊपर जाना चाहता है तो उसको रोक लिया जाता है। ठीक है, तो
तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, इससे के लिए 1997 में जो 2005 में लागू हुआ। सर्वाधिक जिम्मेदार अगर पूछे ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो कौन है? CO2 है, NO2 भी है, CO भी है, CH4 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार CO2 है इस चीज़ के लिए। अब 1992 में रियो डी जेनेरियो में फर्स्ट अर्थ समिट, ठीक है। फिर रियो 10 बोले तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, फिर रियो 20 बोले तो फिर वही हुआ रियो डी जेनेरियो में, रियो 5 बोले तो न्यूयॉर्क में, और COP 8 बोले तो दिल्ली में हुआ। सब याद रखिएगा। 2015 में COP 21 में बार बार जब आपको क्लास लेता हूं तो COP 21 बताते रहता हूँ। पेरिस समझौता हुआ, इसके लिए हेड क्वार्टर गुरुग्राम में मुख्यालय है। ये ISA बना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना, जो इंडिया और फ्रांस के सहयोग से बना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ, ठीक है, 2022 में। COP 28 जो है 2023 में हुआ दुबई में, UAE में। और COP 29 होगा 2024 में अजरबैजान के बाकू में। बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता, इसका शब्द जो है, इसका प्रयोग कौन किए थे? WG रोजन किए थे 1985 में। बायोडाइवर्सिटी यानी जो बायो यानी लिविंग है, और डाइवर्सिटी यानी बहुत सारी प्रजाति, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जो है अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ 20% ऑक्सीजन जन्म लेता है। पृथ्वी विषुवत रेखा के आसपास जो है खूब वहाँ वर्षा होता है, खूब धूप उगता है, तो खूब वर्षा उगे, खूब धूप रहे तो पेड़ पौधा खूब राजा की तरह मोटा मोटा पौधा रहेगा, राज करेगा पृथ्वी पर। तो वहीं पे अमेजन का वर्षा वन है, ठीक है, ब्राज़ील में, जो क्या है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कांगरो का वन है, वो भी इसमें भाग लेता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल, खूब हरा भरा मजबूत पौधा भारत में भी पाया जाता है, पश्चिमी घाट वगैरह में। जैव विविधता जो है संकट संवेदनशील स्थान पे होता है, ठीक है। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स किए थे। जैव विविधता में जो संकट है, जैव विविधता का नॉर्मन मायर्स किए थे, ठीक है। वाटर के अंदर में 76 को हॉट स्पॉट है, जिसको संवेदनशील माना गया है। और स्थल पे भी जो है बहुत सारे हॉट स्पॉट मांगे गए हैं, जो क्या है, मतलब संरक्षण जिनको ज़रूरत है। तो वर्ल्ड हॉट स्पॉट में 36 जो है, दुनिया में कितने वर्ल्ड हॉट स्पॉट है? 36 हैं। और जैव विविधता के जनक कौन है? एडवर्ड विल्सन है। एडवर्ड विल्सन। भारत में कौन कौन है हॉट स्पॉट? परीक्षा पूछता है। तो पूरी तरह से भारत में कहे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, पूरी तरह से भारत में फैला है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। सुंडालैंड है भारत इंडोनेशिया, सुंडालैंड भारत इंडोनेशिया, इंडो बर्मा क्षेत्र म्यांमार में है। तो ये 4 भारत में हॉट स्पॉट है। कितने भारत में हॉट स्पॉट है? बोलिए 4 है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट पूर्णतः भारत में, सुंडालैंड भारत इंडोनेशिया, इंडो बर्मा क्षेत्र में है। 4 हॉट स्पॉट भारत में है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में कुछ जैव विविधता का, भारत में दुनिया के जैव विविधता का 8% है। भारत जैव विविधता संरक्षण एक 2002 पर काम कर रहा है। 2002 पे विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था और 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 मेथड होता है, एक इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू यानी जोन घर है वो घरवे में ओकरा रख दीजिए, बाहर उठा के ना ले जाना है। यानी प्राकृतिक स्थान पर ही संरक्षण की, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर है, ये क्या कहलाता है? इन सिटू। और जिसको दूसरे जगह प्लांट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको बाहर जाकर प्लांट के मानव द्वारा निर्मित स्थान घर संरक्षण से जंतु आलय, जो जूलॉजी पार्क की सब जो होता है, गार्डन, ये सब इधर उधर हम लोग शिफ्ट करके करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक एक्स सिटू होगा, मतलब एक जगह से दूसरे उठा कर ले जा सकते हैं, और जो है वहीं पे शिफ्ट करेंगे तो इन सिटू होगा। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है, भारत में वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत नेशनल पार्क बना। और पहला नेशनल पार्क भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। नवीनतम कौन बना है सबसे नया? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम में, देहिंग पटकई असम में। सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, लेह लद्दाख में। और सबसे छोटा भारत में साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार में है नेशनल पार्क। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत में काबुल लेमजाओ है, जो मणिपुर में है, लोकटक झील में तैरता हुआ, ठीक है। ये MPPCS में पूछा है, ये भी बता दिया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ये भारत में 18 गो है। टोटल कितने हैं? 18 है। यूनेस्को जो है इसको संरक्षण देता है। तो मानव और जैव मंडल कार्यक्रम जो है भारत में 12 गो शामिल है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पहला भारत में 1986 में नीलगिरी बना था। 3 राज्यों में फैला है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी फैला हुआ है। तो भारत में पहला कौन बना था? नीलगिरी बना था। नवीनतम सबसे नया बना है
केन नदी जो है, पन्ना जो है टाइगर रिजर्व, सबसे नया केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये सबसे नवीनतम जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। बाघ परियोजना भारत का 1973 में शुरू हुआ, ठीक है, और पहला जिम कार्बेट में ही शुरू हुआ था उत्तराखंड में। फिर 52वां बाघ रिजर्व अपना है जो है रामगढ़ विषधारी, बूंदी राजस्थान में पड़ता है। और 53वां अपना रानीपुर यूपी में है। सर्वाधिक बाघ चीता तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2010 से मनाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में शुरू हुआ था। टाइगर की संख्या दोगुना हो चुकी है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र पूछे परीक्षा में तो किससे? टाइगर से है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से हाथी को संरक्षित करने के लिए 1992 में 12 अगस्त को हम हाथी दिवस मनाते हैं, 12 अगस्त को। तो हाथी को रिजर्व करने के लिए हम सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में 1992 में परियोजना शुरू की है। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को। हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु हम लोगों का है, रईसी का प्रतीक है। 2010 से विरासत पशु हम लोगों ने घोषित किया। गंगा का जो टाइगर है, गंगेटिक डॉल्फिन, सॉरी गंगा टाइगर नहीं, गंगा का टाइगर कहा जाता है किसको? डॉल्फिन को। तो गंगा का जो टाइगर है वो गंगेटिक डॉल्फिन है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हुआ था गंगा नदी में। राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाइएगा? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। डॉल्फिन संरक्षण 2023 जो है, ठीक है, कोलंबिया बोगोटा घोषणा पत्र में डॉल्फिन संरक्षण जो है, कोलंबिया के बोगोटा घोषणा पत्र में डॉल्फिन संरक्षण 2023 की बात हो रही है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में था जापान में जैव विविधता संरक्षण से। COP 15 जो हुआ था वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र, मॉन्ट्रियल कनाडा में, अध्यक्ष इसका चीन था। तो ये बात कर रहे हैं 2010 में नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से। हो गया कंप्लीट पर्यावरण। रिवीजन कीजिए, याद रखिए, बहुत फ़ायदा आपको करेगा। मात्र आधा घंटा में कहाँ मिलेगा ऐसा अमृत, पी जाइए पूरा कप।